लिखना, लेखक होना, साहित्य सृजन कोई खेल नहीं, लगातार कोशिशों, मेहनत और रियाज का मामला है जिसमें पसीना बहता है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो राइटर को बिना मांगे, बिना चाहे खुद ब खुद मिल जाती हैं, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान। उनसे बच निकलना मुमकिन नहीं होता, आखिरकार उन्हें कबूल करना ही पड़ता है। एक है वरिष्ठ हो जाना और दूसरी अध्यक्ष बना दिया जाना। आदमी कुछ ना करे तो भी एक दिन अचानक उसे मालूम पड़ता है कि वो तो यूं ही बैठे बिठाए वरिष्ठ हो गया, और फिर ज्यादा देर नहीं लगती कि वो किसी महफिल या गोष्ठी में अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नजर आने लगता है। मैंने हमेशा इन दोनों से हमेशा एक नरम सा इनकार बल्कि विरोध किया है। वरिष्ठ इसलिए नहीं कि मेरा यकीन है जिंदगी हर रोज बल्कि हर पल नए सिरे से शुरू होती है। निराला ने कहा था, अभी न होगा मेरा अंत, मगर मुझे तो यूं महसूस होता है कि अभी तो शुरुआत ही बाकी है। शायद मेरा शुमार उनमें है जो आखिरी सांस तक अपने जन्म का इंतजार करते रहते हैं, जैसे जिंदगी अभी दरवाजे पर दस्तक देगी। और अध्यक्ष इसलिए नहीं कि उस बेचारे का नंबर हमेशा सबसे आखिर में आता है, जब श्रोता थक और ऊब चुके होते हैं और महफिल के खत्म होने की राह देख रहे होते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कारण ये कि ये ओहदा अध्यक्ष और दूसरों के बीच एक अलगाव या दूरी पैदा करता है। वो एक ऊंचाई पर बिठा दिया जाता है, जैसे उसका कोई अलग दर्जा हो, जबकि शायद वही सबसे ज्यादा सीखने आया हो उन्हीं लोगों से जो नीचे बैठे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मेरे वरिष्ठ होने और अध्यक्ष बनने पर कोई जोर नहीं दिया गया, क्योंकि बतौर अध्यक्ष मुझे शायद जिम्मेदारी आती कि आप सबकी बातों का निचोड़ या समाहार पेश करूं, जो बहुत मुश्किल होता। और फिर उन बातों का क्या होता जो मुझे भी अपने साहित्यिक गुरु और महान पूर्वज चेखव के बारे में कहनी है। उनके बारे में इतनी बातें हैं कि पूरी रात भी कम पड़ जाए फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाए। इसलिए मुझे आप सबसे इजाजत चाहिए 20-25 मिनट की मोहलत, कि मैं भी अपने पूर्वज और उस्ताद के बारे में कुछ कह सकूं। चेखव, जिनका जन्म 1860 में हुआ था और मृत्यु 1904 में, यानी सिर्फ 44 साल की जिंदगी उन्होंने पाई, सिर्फ रूसी नहीं विश्व साहित्य के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। उनके दादा एक भूदास यानी सर्फ थे, जिन्होंने आजादी खरीदी थी 3500 रूबल में। भूदास होने का क्या अर्थ था, और 1861 में जब जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसे खत्म किया, तब वो रूस के इतिहास में कितनी बड़ी घटना थी, इसकी चर्चा करना हमें कहीं और ले जाएगा। उनका बचपन गरीबी, डर और कठोर पारिवारिक अनुशासन में बीता। पेशे से वे डॉक्टर थे। बतौर लेखक उनकी पहचान एक ऐसे कलाकार की है जिन्होंने जिंदगी की बहुत आम मामूली स्थितियों में गहरे मानवीय अर्थ खोजे। उनकी कहानियों और कथा शैली ने मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी की शक्ल ही बदल दी। आधुनिक कहानी के बारे में ये आम कहा जाता है कि वो गोगोल के ओवरकोट से निकली है, लेकिन वो चेखव की चुप्पी से भी निकली है। चेखोवियन एक शब्द बन गया जिसका मतलब है सूक्ष्मता, ओपन एंडिंग और जिंदगी की वो अनकही बेचैनी जो बिना किसी शोर के पाठक के भीतर उतर जाती है। इसके अलावा उनके नाटकों द चेरी ऑर्चर्ड, थ्री सिस्टर्स, अंकल वान्या और द सीगल ने रंगमंच की भाषा को बदल दिया। बाहरी नाटकीयता की जगह आंतरिक तनाव, पात्रों का सपनों और सच्चाई के बीच कहीं फंसे रहना, समय बीतने के साथ कुछ छूटते जाने की टीस, अधूरे प्रेम और सामाजिक बदलाव की आहटें, ये उन्होंने नाटकों में जोड़ा। लेकिन ये सब तो वो है जो आप पहले से जानते हैं या नेट पर आसानी से जान सकते हैं। क्या मैं आपके साथ इन्हीं बातों को दोहराने आया हूं? इस गोष्ठी का जो पोस्टर सर्कुलेट किया गया, चेखव के कथा साहित्य का सौंदर्य शास्त्र,
उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि चेखव इसे देखते तो क्या सोचते या क्या महसूस करते। उन पर गोरकी का एक बहुत मार्मिक अद्भुत संस्मरण है, और जिसे भी चेखव को पूरी तरह जानना है उसके लिए वो संस्मरण पढ़ना बहुत जरूरी है। वो लिखते हैं, जो भी शख्स चेखव से मिलता चाहने लगता कि वो कुछ और सच्चा सादा हो सके और अपने असली कुदरती रूप के करीब आ जाए। उनकी संगत में लोग बनावटी किताबी जुबान और ऊंचे ऊंचे भारी भरकम चमकदार अल्फाज का बाना उतार फेंकते थे, और जब भी उनकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से होती जो जरूर से ज्यादा सजे धजे बड़े बड़े बोल बोलता हुआ आता, तो उनकी ख्वाहिश होती कि उसे इन फालतू और बोझिल सजावटों से आजाद कर दें, क्योंकि ये ऊपरी चमक दमक उसके असली चेहरे और जिंदा रूह को छिपा देती थी। इसलिए चेखव, जो हमारे महान साहित्यिक पूर्वज और उस्ताद हैं, को याद करते हुए हमें भी अपने को भारी भरकम शब्दों से अलग रखना चाहिए। हमें सिर्फ उनके असली चेहरे और जिंदा रूह की बातें करनी चाहिए। चेखव का ही अनुसरण करते हुए, या कहें उनके साहित्य की आत्मा के अनुरूप, मैं बहुत सादा जुबान में बताना चाहता हूं कि चेखव से मेरा रिश्ता कैसे जुड़ा और ये रिश्ता क्या है। चेखव से मेरा परिचय निर्मल जी ने कराया था, इसलिए इस चर्चा में उनका नाम बार बार आएगा। बहुत पहले, जब मैं आप लोगों से भी छोटा था, एक किशोर था, उनका आलेख अंधेरे में एक चीख पढ़ा, तो उसकी शुरुआत वो इस तरह करते हैं, 20वीं शताब्दी में साहित्य की जो विधा सबसे पहले अपने अंतिम छोर पर आकर खत्म हो गई, वो कहानी थी। चेखव की कहानी कहानी का अंत है, या दूसरे शब्दों में, उसके बाद कहानी वो नहीं रह सकेगी जिसे आज तक हम कहानी की संज्ञा देते आए हैं। आज प्रश्न चेखव की परंपरा को आगे बढ़ाने का नहीं है, उससे मुक्ति पाने का है। सौभाग्यवश हिंदी कहानी के सामने ऐसी समस्या नहीं है, वो अभी चेखव से भी बहुत पीछे है। उस समय जब मैंने एक भी कहानी नहीं पढ़ी थी, ये उस समय जब एक भी कहानी मैंने नहीं लिखी थी। ये हर बारिश में संकलन है उनका, उसमें अंधेरे में एक चीख शीर्षक से है। तो उस समय ये बड़ी विलक्षण और ताकतवर बात लगी, लगभग मतलब अवाक ही नहीं, बहुत हताश करने वाली। तीव्र उत्सुकता हुई ये जानने की ये कौन लेखक है जिससे आधुनिक कहानी की शुरुआत हुई और बकौल निर्मल जी उसी पर खत्म भी हो गई। दूसरा परिचय जिसका जिक्र आया पहले आ चुका है, चेखव की बंदूक वाला सिद्धांत। यदि कहानी में कहीं दीवार पर बंदूक टंगी है तो अंत तक कहीं ना कहीं उसे चलना चाहिए। यह भी बड़ी जबरदस्त बात लगी, कहानी लेखन का पहला सूत्र। हालांकि मैं स्थूल अर्थों में इससे सहमति नहीं रखता। दीवार पर टंगी एक नाकारा सी बंदूक जो चलने की उम्मीद देती रहे मगर आखिर तक न चले, वो भी एक अर्थ व्यंजित कर सकती है। लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ यही है कि कहानी में अनावश्यक या फालतू ब्यौरे नहीं होने चाहिए, हर विवरण का एक प्रयोजन होना चाहिए। और इस अर्थ के मुताबिक कह सकते हैं कि कहानी में बंदूक का न चलना अगर कोई अर्थ जोड़ रहा है, तो उसका न चलना भी दरअसल उसका चलना ही है। तीसरा परिचय भी निर्मल जी के मार्फत हुआ। एक आलेख में उन्होंने गोरकी, चेखव ने गोरकी से जो कहा था उसे कोट किया था, अगर चांदनी रात दिखानी है तो मलबे में एक टूटी हुई बोतल में चांद का अक्स दिखाना काफी है। यह मेरे लिए कहानी लेखन का दूसरा सूत्र बना। हालांकि बाद में जब यह संस्मरण पढ़ा तो जाना कि इस बात को निर्मल जी ने ठीक नहीं समझा था। उन्होंने समझा कि कहा जा रहा है कि कहानी में लंबे अनावश्यक डिटेल्स नहीं होने चाहिए, जो बेशक चेखव की दृष्टि का हिस्सा है। लेकिन इस उद्धरण में उन्होंने जो कहा था वो ये नहीं था, वो एक बिल्कुल अलग बात थी। वो ये कि लेखक को कहानी में दिखाना चाहिए, बताना नहीं। डोंट टेल मी द मून इज शाइनिंग,
शो मी द ग्लिंट ऑफ लाइट ऑन ब्रोकन ग्लास। जोर रात और चांद पर नहीं, दिखाने और बताने पर था। तो ये उनकी ब्रॉडर आर्टिस्टिक फिलॉसफी का हिस्सा था, जो शोइंग पर जोर देती थी बनिस्बत टेलिंग यानी बताने पर। यह मेरे लिए कहानी लेखन का तीसरा सूत्र बना। चौथा परिचय, यह भी निर्मल जी से ही जाना था, यह भी कोट किया था उन्होंने। मैंने अपने भीतर से गुलाम रक्त को बूंद बूंद करके निकाला है, और एक सुबह मैं जागा और पाया कि मेरी नसों में अब गुलाम का नहीं, इंसान का रक्त बह रहा है। चेखव की ये उस पत्र का एक वाक्य है जो उन्होंने 1889 में अपने मित्र और प्रकाशक अलेक्जेई सुवोरिन को लिखा था। जाहिर है कि वे बाहरी गुलामी की नहीं, मानसिक और नैतिक गुलामी, डर, आत्महीनता, दास मानसिकता की बात कर रहे थे। चेखव का परिवार भूदास पृष्ठभूमि से आया था। उनके दादा ने आजादी खरीदी थी, लेकिन भीतर बसी दास्ता, गुलाम चेतना, डर, चापलूसी, झिझक, आत्महीनता, उनसे मुक्ति इतनी आसान नहीं होती। आज की कहानियों में भी तीन, एक क्लर्क की मौत, गिरगिट और मास्क, इन तीन का सब्जेक्ट यही आंतरिक गुलामी ही तो है। तो ये जो वाक्य है, इसमें चेखव ने यही कहा था कि स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है, और उसे मनुष्य को खुद अपने ही प्रयत्नों से अर्जित करना होता है। लेकिन जो सबसे गहरा, प्रोफाउंड था, वो पांचवा परिचय था, जिसका कुछ विस्तार से जिक्र करना चाहूंगा। इससे ही वास्तविक अर्थों में जाना कि चेखव नाम का यह शख्स आंतरिक रूप से क्या था, उसकी बेचैनियां क्या थी, और अपनी कला के प्रति उसका कमिटमेंट क्या था। ये एक पत्र में निर्मल जी ने लिखा था मुझे। वो पत्र मैंने यहां आने से पहले ढूंढने की कोशिश की तो मिल भी गया, मैंने दिखलाया था इनको, जिम में है मेरी, खैर वो एक अलग बात है। तो उन दिनों मेरी नियुक्ति, मैं बैंक में काम करता था, और मेरी नियुक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में थी, जहां ना किताबें थी ना कोई दोस्त। तो एक अवसाद भरी मनस्थिति में ऐसी कुछ हताशा मैंने उन्हें अपने पत्र में व्यक्त की। तो 26/12/90 के इस पत्र में उन्होंने और तमाम बातों के साथ लिखा, चेखव की सबसे मार्मिक कहानियां वे हैं जिनके अनुभव उन्होंने उपेक्षित गवई गांव में डॉक्टरी करते, या अकाल पीड़ित लोगों की सेवा करते, या सखालिन द्वीप की दुर्गम यात्रा करते हुए भोगे थे, आंखों से देखे थे। सखालिन शब्द जो है, ये मेरी चेतना से चिपका रहा। बाद में जब इसके बारे में जाना तो मुझे इस चेखव का असली परिचय मिला। सखालिन रूस का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तर प्रशांत महासागर में, जापान के करीब। आज भी जब तेज रफ्तार ट्रेनें मौजूद हैं, वहां जाना आसान नहीं है। मॉस्को से इस यात्रा में 8-10 दिन लगते हैं। पहले व्लादिवोस्तोक 9,200 किलोमीटर, फिर वानिनो पोर्ट से सखालिन तक ट्रेन फेरी, जो रेल डिब्बों को भी समुद्र के पार ले जाती है, फिर सखालिन की ट्रेनें। चेखव ने यह यात्रा 1890 में की थी, जब वे 29 साल के थे। वो जार कालीन पैनल कॉलोनी थी, जैसे अंग्रेजों के समय में अंडमान था, जहां अपराधियों और अवांछितों को भेजकर भुला दिया जाता था। चेखव वहां कैदियों और निर्वासितों के नारकीय जीवन, वहां की क्रूरता और भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे। वहां कोई सीधी ट्रेन नहीं जाती थी। ये यात्रा उन्होंने ट्रेन, घोड़ागाड़ी, नाव, स्टीमर और समुद्री जहाज से पूरी की। पूरी यात्रा में 11 हफ्ते लगे, यानी लगभग 3 महीने। मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा के विजुअल्स बनाने की कोशिश करें। कीचड़ भरी सड़कें, साइबेरिया की सर्दी, लंबी बारिशें, कई कई दिन खराब जगहों पर अटके रहना, कई बार दिन में 100-150 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से यात्रा,
सड़कें टूटी फूटी थीं और कई जगह थी ही नहीं, कच्चे धूल भरे रास्ते थे। लंबे निर्जन रास्तों पर डाकुओं और भगोड़े कैदियों का डर था। रातों में ऐसी सरायों में ठहरना जहां तरह तरह के संदिग्ध लोग होते थे। घोड़ा गाड़ी वाले हथियार साथ लेकर चलते थे। बारिश में रास्ते कीचड़ के दलदल में बदल जाते थे। घोड़ा गाड़ी बार बार फंस जाती थी और यात्रियों को उतरकर धक्का लगाना पड़ता था। कई दिन लगातार 12-14 घंटे तक यात्रा करनी पड़ती थी, जो बेहद थकाऊ था। इन सब कठिनाइयों के बीच उनकी तबीयत भी बिगड़ती रही। तेज बुखार, अत्यधिक थकान और पुरानी टीबी, इसके बावजूद उन्होंने यात्रा बीच में नहीं छोड़ी। मगर वे वहां गए क्यों थे? ऐसी क्या जिद थी कि 29 साल का खूबसूरत नौजवान, जो एक सफल डॉक्टर था, साहित्य में भी उनकी शुरुआती पहचान बन चुकी थी। टॉलस्टॉय जैसे लेखकों का प्यार और संगत उन्हें नसीब थी और उन्हीं दिनों लीडिया से उनका इश्क चल रहा था। अपने घर और दोस्तों से दूर, बल्कि उन्हें नाराज करके कई हजार किलोमीटर की ऐसी दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ा। उन्हें सरकार या किसी ने नहीं भेजा था, वे अपनी इच्छा और अपने खर्च पर गए थे। जब उन्होंने इस यात्रा के बारे में बताया तो कई मित्रों को पागलपन लगा। उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। टॉलस्टॉय ने भी उनके वहां जाने का विरोध किया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे तो उन्होंने जान लिया कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी बेचैनी और गहरा उद्देश्य था। ऊपरी तौर पर इसके पीछे मानवीय जिज्ञासा, सामाजिक चिंता और वैज्ञानिक अध्ययन की इच्छा थी, लेकिन अपने भीतर वे अनेक सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे थे। कुछ समय पहले उनके भाई की मृत्यु हुई थी। वे बीमारी से जूझ रहे थे। वे, जैसा उन्होंने कहीं लिखा भी, नरक में उतरकर वहां के दृश्य, यानी जिंदगी का कठिन और नारकीय पक्ष सीधे देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वे केवल हल्की फुल्की व्यंग्यात्मक कहानियां लिख रहे हैं और अपने लेखन को अधिक गंभीर धरातल पर ले जाना चाहते थे। पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ, कल्पना से नहीं, यथार्थ से लिखना चाहते थे। वहां जाकर उन्होंने किया क्या, बताया था आपने, जो सबसे पहली जो वक्ता थी, कि उन्होंने द्वीप के लगभग सभी निवासियों का साक्षात्कार किया और लगभग 10,000 इंडेक्स कार्ड भरकर एक डाटाबेस तैयार किया। सिफिलिस, टीबी और स्कर्वी जैसी बीमारियों का मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन किया। वहां स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत दयनीय थीं, दवाइयां पुरानी, मशीनें और उपकरण टूटे हुए और घावों को गंदे कपड़ों से यूं ही बांध दिया जाता था। उन्होंने कैदियों के अलावा पूरे द्वीप में घूमते, गांव-गांव जाते हुए गरीबों का मुफ्त इलाज किया। सबसे बड़ा धक्का उन्हें कैदियों के परिवारों को देखकर लगा। कैदियों की पत्नियां और बच्चे भी कैदी बने हुए थे। कई महिलाएं वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर थीं। कई कैदी इतने सालों से वहां रह रहे थे, सजा पूरी होने के बाद भी, कि वे आधी आजादी आधी कैद जैसा जीवन जीते थे। कुछ खेती करते थे, कुछ दुकानें चलाते थे, लेकिन द्वीप नहीं छोड़ सकते थे। तो एक तरह से पूरा द्वीप ही एक खुला कारागार था। इन्हीं अनुभवों से उनकी प्रसिद्ध किताब द आइलैंड ऑफ सखालिन का जन्म हुआ, जिसका एक साहित्यिक महत्व है, लेकिन उसके साथ उस समाज शास्त्र और मानव अध्ययन की एक महान कृति है। ये जारकालीन दंड प्रणाली का भयानक चित्र प्रस्तुत करती है। रूसी समाज पर इसका गहरा असर हुआ। इसने वहां की अमानवीय परिस्थितियों की ओर समाज और सरकार का ध्यान खींचा, जिसके बाद दंड व्यवस्था पर जांच और सुधार की चर्चा शुरू हुई। उन्होंने लिखा कि ये स्थान मानव गरिमा के सबसे दुखद पतन के दृश्य दिखाता है। वापसी की यात्रा भी बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन उसका ब्यौरा मैं छोड़ूंगा फिलहाल। तो सखालिन यात्रा ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उसके बाद की रचनाओं, जैसे वार्ड नंबर 6 और द चेरी ऑर्चर्ड में जो समाज और मानवीय पीड़ा की गहरी समझ मिलती है, वो सखालिन के अनुभवों से ही आई। वहां उन्होंने कई विचित्र, मानवीय और दिल हिलाने वाले प्रसंग देखे।
कैदी उन्हें दोस्त और आत्मीय समझते थे और अपनी जीवन गाथा और अपने अपराध की कहानियां सुनाते थे। बहुत सारे निर्दोष थे और बहुतों ने स्वेच्छा से अपने करीबियों के अपराध अपने ऊपर ले लिए थे। चेखव ने जाना कि अपराध सिर्फ अपराधी का निजी नैतिक पतन नहीं होता, उसके पीछे गरीबी, अन्याय और सामाजिक हालात जैसे सैकड़ों कारण होते हैं। अपराध किसी एक शख्स की नहीं, पूरे समाज की नैतिक विफलता होता है। ये यात्रा उनके जीवन की एक केंद्रीय और निर्णायक घटना बनी। यहाँ दोस्तोयेवस्की की याद आना स्वाभाविक है। वे भी साइबेरिया गए थे, लेकिन बिल्कुल अलग हालात में। दोनों यात्राएं रूसी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर उनके कारण और अनुभव अलग थे। 1849 में दोस्तोयेवस्की को जार ने गिरफ्तार कर लिया था। वे एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप पेट्राशेवस्की सर्कल से जुड़े थे, जहां जारशाही और समाज के बारे में आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए जाते थे। उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन फांसी से ठीक पहले साइबेरिया में उसे बदलकर कठोर कारावास कर दिया गया। वहां उन्होंने 4 साल बिताए। बाद में उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने हाउस ऑफ द डेड लिखी। इसके उलट चेखव को कोई सजा नहीं मिली थी। वे स्वेच्छा से अपने खर्चे पर गए थे, लेकिन उनकी यात्रा का महत्व इससे कम नहीं होता। दोस्तोयेवस्की को सजा ना होती तो शायद वे वहां कभी ना जाते। चेखव अपनी इच्छा से और वास्तव में साइबेरिया से भी बहुत आगे गए। ये उस समय किसी भी लेखक की सबसे लंबी और कठिन यात्रा थी। बेशक दोनों में यह फर्क था, जो किसी भी तरह मामूली नहीं है, कि दोस्तोयेवस्की ने उस दुनिया को भीतर से देखा था, जबकि चेखव ने एक डॉक्टर और रिसर्चर की हैसियत से बाहर से। दोस्तोयेवस्की ने कारावास भोगा था, जबकि चेखव ने देखा था। इन दोनों में जो फर्क होता है वो तो अपनी जगह था ही। दोस्तोयेवस्की के लिए जो उनका निजी अनुभव था, चेखव के लिए वो एक सामाजिक यथार्थ था। इसीलिए एक के यहाँ आत्मा जैसे आग में जलती है, लेकिन दूसरे के यहाँ धीरे धीरे ठंडी होती महसूस होती है। दोस्तोयेवस्की के लिए साइबेरिया की सजा एक गहरा एग्जिस्टेंशियल झटका थी, जिसने उन्हें और उसके साहित्य को पूरी तरह बदल दिया। पहले वे भी व्यंग, सामाजिक कॉमेडी, हल्की कहानियां लिखते थे, लेकिन अब उनकी रचनाओं में आने लगी गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल, अपराध, पाप, ग्लानि, नैतिकता, प्रायश्चित, आध्यात्मिक और अस्तित्व के सवाल। वही सब जिसके लिए दोस्तोयेवस्की जाने जाते हैं। चेखव में भी इस यात्रा के बाद मानवीय करुणा और सामाजिक यथार्थ की समझ और गहरी हुई। उनकी कहानियों में उदासी गहरी हो गई, अन्याय का बोध अधिक तीखा हुआ, सामाजिक संरचना की क्रूरता साफ और करुणा अधिक मैच्योर दिखाई देने लगी। पहले वे एक व्यंग्यात्मक ऑब्जर्वर थे, लेकिन अब वो इंसान की पीड़ा के गवाह बने। अब उनकी कहानियों में सिर्फ ऊब नहीं, पीड़ा और अन्याय की पहचान और सत्ता और हिंसा का यथार्थ सामने आने लगा। जैसे वार्ड नंबर 6 में जो अस्पताल है, मानसिक अस्पताल, वो केवल अस्पताल नहीं, पूरी व्यवस्था का रूपक है। यहाँ व्यवस्था की निर्ममता और नैतिक शून्यता का चित्र मिलता है। ये गहराई सकालीन के अनुभव के बिना संभव नहीं। थोड़ी सी चर्चा गोष्ठी के विषय पर, उनकी कहानियों के बारे में, उनकी कहानियों का सौंदर्य था। उन्होंने कहानी में नया क्या जोड़ा, तो उन्होंने साहित्य को धीमे स्वर की गहराई दी, साधारण जीवन की असाधारणता दिखाई। जैसा आपने कहा, बताया कि महान साहित्य के लिए बड़े नायक या असाधारण घटनाएं जरूरी नहीं है। उनके पात्र बहुत मामूली है, डॉक्टर, टीचर, क्लर्क, छोटे जमींदार, साधारण घरेलू स्त्रियां। कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन इंसान के भीतर बहुत कुछ घटता है। मनुष्य का आंतरिक जीवन ही सबसे बड़ा नाटक है। वे मानते थे कि लेखक का काम उपदेश देना नहीं, जीवन को दिखाना है। उसे जज नहीं,
एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो ईमानदारी से जीवन वैसा ही दिखाए जैसा वो है। ओपन एंडिंग जो आज हमें सामान्य लगती है, चेखव ने ही इंट्रोड्यूस की। जिंदगी की तरह उनकी कहानियां भी कभी कभी अधूरी सी लग सकती है। इसी तरह उनके नाटकों में भी बाहरी घटना कम और अंतर्ध्वनि यानी सब टेक्स्ट अधिक होता है। उनके पात्र जो कहते हैं उससे अधिक महत्व उस बात का होता है जो वे नहीं कहते। रूसी साहित्य में 3 बड़े नाम साथ साथ लिए जाते हैं। पहले इसकी चर्चा में लिए भी गए हैं, पहले जो चर्चाएं की। टॉलस्टॉय बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। दोस्तोयेवस्की दिखाते हैं कि मनुष्य का भीतर कितना जटिल और अंधेरा है, और इन दोनों छोरों के बीच चेखव चुपचाप दिखाते हैं कि जीवन अक्सर बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के चलता रहता है। यही उनकी साहित्यिक शक्ति है, धीमे स्वर में कही गई गहरी मानवीय सच्चाई। गोर्की लिखते हैं कि हर किस्म की तुच्छता, क्षुद्रता और ओछापन यानी पैटीनेस उनके सामने आते ही जैसे किसी सख्त और बेबाक जज के सामने खड़े हो जाते थे, और तुच्छता ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला भी कुछ अजीब और भद्दे ढंग से लिया। वे जर्मनी टीबी का इलाज कराने गए थे और वहीं उनका देहांत हुआ। उनका शव जर्मनी से ट्रेन द्वारा मॉस्को भेजा गया, लेकिन जिस रेफ्रिजरेटेड रेल डिब्बे में शव रखा गया था उस पर लिखा था ऑयस्टर्स यानी समुद्री भोजन। वो डिब्बा सी फूड ढोने के लिए इस्तेमाल होता था। शव मॉस्को पहुंचा तो एक और गफलत पैदा हुई। उसी समय एक सैन्य अधिकारी की शव यात्रा आ रही थी सैनिक बैंड के साथ, तो लोगों का एक ग्रुप गलती से उस शव यात्रा के पीछे चल पड़ा, ये सोचकर कि वो चेखव की है, जबकि चेखव की अपनी शव यात्रा बिना किसी राजकीय सम्मान के काफी शांत और छोटी थी। गोर्की लिखते हैं, वो गंदी हरी रेलगाड़ी का डिब्बा मुझे ऐसा लगता है जैसे तुच्छता ने अपने थके हारे दुश्मन पर बड़ी जीत की हंसी हंसी हो, और अखबारों में छपने वाली अनगिनत स्मृतियों और श्रद्धांजलियों में मुझे एक बनावटी दुख दिखाई देता है, जिसके पीछे मैं उसी तुच्छता की ठंडी बदबूदार सांस महसूस करता हूं, जो भीतर ही भीतर अपने दुश्मन की इतनी जल्दी मौत पर खुश हो रही है। चेखव की कहानियां पढ़ते हुए हमारे सामने ऐसे लोगों की एक अंतहीन कतार गुजरती है जो मोहब्बत लेकिन साथ ही मूर्खता और आलस्य के गुलाम हैं, लालच के और जिंदगी के एक अंधेरे डर के भी गुलाम हैं। बहुत से लोग सुंदर सपने देखते रहते हैं कि आने वाली जिंदगी कितनी अच्छी होगी, मगर कोई अपने आप से ये सीधा सा सवाल नहीं पूछता, अगर हम सब अपना समय यूं ही बेकार के ख्वाब देखने में गंवाते रहेंगे तो वो सुंदर जिंदगी बनाएगा कौन। मैं अपनी बात को चेखव के ही शब्दों से, गोर्की के शब्दों से ही शुरू करना चाहूंगा। इस पूरी बेबस भीड़ के बीच से एक महान, समझदार और चौकन्ना आदमी गुजरा। उसने अपनी मातृभूमि के थके हारे, ऊबे हुए लोगों को देखा और एक उदास मुस्कान के साथ नरम मगर शिकायत भरे स्वर में, चेहरे और दिल में गहरी निराशा लिए, एक साफ और सच्ची आवाज में कहा, आप लोग बहुत बुरी तरह जी रहे हैं जनाबो, इस तरह जीना शर्म की बात है। बस यही है चेखव की आत्मा और उनकी आवाज। आप बहुत जल्दी चेयर छोड़ दिया आपने? अरे अभी एक तरफा था, दो तरफा था, है ना? ट्रस्ट बच्चों का बहुत है और चेखव को समझने के लिए और मैम का भी, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे चेखव के सीरे को समझा जाए, और हालांकि इसमें सब उत्तर आया, फिर भी आपके पास प्रश्न हो।
मातम में तो नहीं है। सर वो आज़ादी खरीदने वाले प्रसंग थोड़ा बताइए। आज़ादी जो है ना वो रूस में जो है सर्फडम या भूदास प्रथा जो है बहुत एक अमानवीय प्रथा थी, लेकिन उसी में ये व्यवस्था थी कि जो भूदास था वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक निश्चित अमाउंट चुका के आज़ाद हो सकता था। लेकिन ये आज़ाद होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो आज़ाद तो होता था लेकिन गरीब से भी ज़्यादा वो एकदम दरिद्र हो जाता था। आज़ादी के बाद जीवन शुरू करना बहुत मुश्किल होता था और अधिकतर लोग उतने पैसे नहीं जमा कर पाते थे। लेकिन इनके दादा ने आज़ादी किसी तरह खरीदी थी। उसके बाद इनका जीवन जो है बहुत ही मुश्किलों में, बड़े संघर्ष के दौर में शुरू हुआ और वो गरीबी चेखव के बचपन तक जारी रही। तो एक कठिन बचपन था इनका। बाद में जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे, जिन्होंने 1861 में यानी चेखव के जन्म के 1 साल के बाद भूदास प्रथा को खत्म किया। लेकिन इस खत्म करने का लाभ उनके परिवार को नहीं मिला, क्योंकि वो पहले ही बड़ी मुश्किल से आज़ाद हो चुके थे। सर, जो आप स्वतंत्रता की बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंतरिक चेखव की कहानियों में नजर आती है, पर जब हम एक क्लर्क की मृत्यु देखते हैं तो जो क्लर्क है क्या वो आंतरिक स्वतंत्रता नहीं, मेरा आशय ये नहीं था कि उनकी कहानियों में हर पात्र आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन उस कहानी में भी जो कहते हैं, जो उसका कहानी का वक्तव्य है वो यही है कि आंतरिक स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण होती है और केवल बाहरी आज़ादी का अर्थ ये नहीं कि आप आंतरिक रूप से भी आज़ाद हो गए। बाहरी रूप से आज़ाद हो जाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जो आपके अंतर मन में और अवचेतन में बसा हुआ है उससे मुक्ति धीरे धीरे एक एक बूंद करके आपको हासिल करती है। जैसे क्लर्क की मौत या जैसे क्लर्क की मौत है या मास्क में या वो लिखने का मतलब ये है कि आपने उतनी सारी गुलामियां पहचान ली, यानी उतनी ड्रॉप कर दी। और चेखव का जो ये था कि वो बिना कोई उपदेश दिए या कोई आदर्श पात्र भी रचे बिना केवल जीवन जैसा है, सच्चाई वैसी है वैसे ही दर्शा देते थे। और उनका यकीन था कि हम जो है जो सामान्य लोग हैं उनको उनकी जिंदगी का साक्षात्कार करा दें सही और ईमानदारी से, तो वो उसकी अमानवीयता को खुद पहचान लेंगे और उससे मुक्ति पाने के लिए खुद ही सक्रिय हो जाएंगे। इसके अलावा अलग से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। आप लोग क्रिकेट पढ़े हैं, घूंगा पढ़े हैं, तो जो अभी इंस्पेक्टर था उसका आंतरिक जो गुलामी है उसका, या घूंगापन जो बिल्कुल का अपना जो चरित्र है उसका सारी चीज। एक मेरा सवाल था सर कि चेखव जिस समय लिखा थे तुर्की दोस्तोयेव्स्की का समय वो उसी के आसपास का था, और उस समय दोस्तोयेव्स्की इत्यादि ने उपन्यास को जिस कलात्मक उत्कर्ष पे पहुंचाया, उस समय चेखव ने कथाओं को या नाटक को अपना वो बनाया एक ही टाइम में। अब ये जो सेलेक्टिव फॉर्म लेने का जो उनका आइडिया मतलब निर्णय था, क्या ये स्वाभाविक था या भी मतलब स्ट्रेटेजिक था? तो आपका ये है कि उसके पहले टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की जैसे महान उपन्यासकार हो चुके थे जिन्होंने उपन्यास कला को उत्कर्ष पे पहुंचाया था, एक संभावनाशील, लेकिन इन्होंने एक नया फॉर्म चुना और अपने स्टाइल में लिखा, तो इनका यानी सीधा प्रभाव उनका नजर नहीं आता। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं सर कि प्रभाव नजर नहीं आता। मेरा प्रश्न ये है कि ये एक स्ट्रेटेजी भी है कि मतलब सोच समझ के उस चीज को इस्तेमाल किया गया है। नहीं, स्ट्रेटेजिक चीज तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई भी राइटर जो है वो जानबूझ के सचेत रूप से कोई विधा नहीं चुनता, उसकी आंतरिक प्रवृत्ति होती है और परिस्थितियां भी होती हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि नया पूरा बृहद उपन्यास लिखने के लिए जो वो चाहिए, जो जीवन चाहिए ना। जैसे टॉल्स्टॉय तो जमींदार परिवार के थे, तो उनको जो मतलब है कि जो सुविधाएं हासिल थी वो एक श्रमिक वर्ग से या भूदास पृष्ठभूमि से आए चेखव को नहीं हासिल हो सकती थी। तो उन्होंने जो लिखा वो छोटी कहानियों में लिखा। तो फॉर्म की डिफरेंस, फॉर्म की भिन्नता की वजह तो ये है। बाकी उनके अंदर जो है कि उनकी अंतर वस्तु भी तो डिफरेंट है ना उनसे। तो मतलब ये कि टॉल्स्टॉय जो है वो बहुत ही ऊंचा नैतिक आदर्श पेश करते हैं, और दोस्तोयेव्स्की के यहाँ जो है बहुत ही मतलब ये कि मनुष्य का अंतर्मन जो है उसकी बड़ी गहरी पड़ताल मिलती है, और उनके अंदर यानी ओवर इंटेंस है वो। तो चेखव को ये दोनों ही प्रवृत्तियां नहीं पसंद, ओवर इंटेंस और दूसरी ओवर इंटेंसिटी और अत्यधिक आदर्श या जीवन पे जो है वो एक यानी ओवर नैतिक मांग करना के
तो बल्कि आखिरी दिनों में तो वो बिल्कुल टॉलस्टॉय ने जैसा भी जीवन जिया हो, लेकिन वो निजी जीवन में बहुत ही शुचिता, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य आदि पर भी बड़ा एक शुचिता वाला जीवन जीना चाहिए। तो चेखव इस सब में विश्वास नहीं करते। इन लोगों को बताता हूँ कि टैगोर और बंकिम के आने के बाद जो शरत अपने स्पेस खोजते हैं, हाँ। या फिर प्रेमचंद और महिला आंचल और रेणु के आने के बाद राग दरबारी में जो स्पेस खोजते हैं, उस तरीके का यहाँ पे स्पेस एक थोड़ा जब तक विषय पे ये सवाल करें उससे पहले मैं विषय से हट के छोटा सा सवाल, क्योंकि उसका संदर्भ बना हुआ है। अभी भी आपने ओवर इंटेंसिटी और नैतिकता दोनों का बात की, और उससे मैंने कहा था ना कि दोस्तोयेवस्की में तो एकदम क्या कहा था, दुख जलता है, आत्मा जलती हुई है, इसमें ठंडी होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। तो मैं ठीक, और इसका रीजन भी ये था कि वो जेल में साइबेरिया में रहे और ये इस द्वीप में है ना। तो मैं जानना चाह रही कि इस ढंग से अगर हम मुक्ति बोध के तनाव को समझें कि उनके जैसा चिंतन करना या में करना, वो बेसिकली हम लोग करें तो हमारी तो नसें चटक जानी है, वो तो है ना। लेकिन उनका इन दोनों अनुभवों से कोई वास्ता भी नहीं रहा, तो मैं उसको हम कैसे देखते हैं, मतलब इस तरह से मुक्ति बोध के जीवन संघर्ष को, मतलब इसी जैसे एक एक वाक्य में इन दोनों का कहा, उस ढंग से समझना होता। भाई जो भी आप एक एक लफ्ज जो लिखते हैं राइटर के रूप में, सीरियस राइटर हैं, जितनी जितना ही इंटेंस होते हैं, तो वो एक एक लफ्ज, एक एक वाक्य वो आपके जीवन में उसकी कीमत भी मांगता है। तो अपने जीवन में हम जितना कीमत देने को तैयार होते हैं, तो लेखन तो उतना ही उत्कर्ष पे पहुंचता है। मुक्ति बोध ने वो कीमत दी, हम में से अधिकतर लोग नहीं दे पाए। मतलब वो अंकित करने का मन था कि कहीं ऐसा हम सबके दिमागों में ना आ जाए कि भाई अंडमान जेल नहीं जा सकते, साइबेरिया नहीं जा सकते, तो नसों को आराम दे दो। नहीं मतलब वो तो इसी जिंदगी में रहते हुए तनाव को छोड़ तक गए ना, बिल्कुल जी। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चेखव हमारे मतलब मेरे साहित्यिक गुरु और उस्ताद हैं, लेकिन हमने कोई चेखव जैसा जीवन थोड़ी जिया है, ना जी सकते हैं। दोस्तोयेवस्की और इनके दोस्तोयेवस्की की मृत्यु हुई थी 1881 में, तो लेकिन उस समय तक दोस्तोयेवस्की इतनी बड़ी फिगर बन चुके थे कि जैसे बहुत सारे लेखक जो है ना वो साहित्यिक पर्यावरण में फैल जाते हैं, उसका हिस्सा हो जाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं था कि दोस्तोयेवस्की का असर किसी पर ना हो बाद के लेखकों में। चेखव पर भी था, लेकिन चेखव उनकी जो है ना मतलब ओवर इंटेंसिटी या बहुत ज़्यादा आत्मा में जो अंतर्द्वंद या बिल्कुल चीज़ों को एक्सट्रीम पर ले जाते थे, इसको नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने को मतलब कि सामान्य जीवन जो देखते थे वो उसके प्रति ही वफादार रहना चाहते थे। और चेखव के बाद तो कोट भी करते हैं दोस्तोयेवस्की को। हाँ करते हैं। एनिग्मेटिक नेचर एक कहानी है। हाँ अच्छा, उसमें जो है वो बात ऐसे कोट करते हैं दोस्तोयेवस्की को। मतलब कई जगह ऐसा आता है। हाँ वो करते हैं, जरूर करते हैं। तो उसका फर्क तो विधा में भी है ना, जैसा इनका प्रश्न था सीधा सीधा। और कुछ बड़े तनाव तो हाँ। फिर आकारी उपन्यास के इतने खुले उसमें लेंगे ना। चेखव उतना बड़ा लिखते तो हो सकता है थोड़ी और इंटेंसिटी तक तो जाते, मेरे को लगता है फर्क पड़ता है, या उम्र के उनको जीवन भी कम मिला, केवल 44 साल का जीवन मिला, वो भी बीमार का जीवन, वो भी बीमार का जीवन। तो कई बार राइटर जो है वो उनका श्रेष्ठ लेखन तो बाद के उत्तरार्ध के दौर का होता है, उनके जीवन में तो उत्तरार्ध कोई रहा ही नहीं। एक आध और डिटेल इंटरेस्टिंग मैं शेयर करके बात पूरी करूंगा। नहीं टॉलस्टॉय जो है वो उनके समकालीन थे, वो तो लंबा जीवन जिए उनके साथ। दोस्तोयेवस्की जब मरे तब तो ये 21 साल के थे केवल, तो उनके संपर्क में नहीं आए, लेकिन टॉलस्टॉय को बहुत पसंद भी करते थे और प्रेम करते थे। लेकिन वो इनके नाटकों के बड़े आलोचक थे, नाटकों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कहानियों को बहुत पसंद करते थे। और डार्लिंग कहानी जो है जिसकी नायिका ओलेंका है, बहुत अच्छा बोला था उसको पढ़ के टॉलस्टॉय जो है बिल्कुल लगभग मतलब जैसे रो पड़े और उन्होंने चेखव को गले से लगा लिया। तो उनका ये संबंध था। ये सर मेरा एक सवाल है। सर चेखव कहानियों के अमूमन पात्र मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट 15-20 कहानियाँ जितनी पढ़ पाया उसके हिसाब से चेखव की कहानियों के अमूमन पात्र जो मनोवैज्ञानिक यथार्थ में लिप्त हैं, और वो एक दुविधा में रहते हैं। अंदर अंदर एक और कहानी चलती है
जो कि उस बाहरी कहानी में नहीं आ पाती। तो उस मोरल दुविधा में वो हमेशा रहते हैं, लेकिन उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। जैसे एक दुल्हन कहानी में वो नायिका जो है वो एक बार लेती भी है, फिर उसके बाद वापस आ जाती है, फिर उसी में एंड हो जाता है उसका। तो पहला सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों है, और दूसरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोगों ने ज़्यादा ही पढ़ा होगा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके लगभग सभी नाटकों और कहानियों में ऐसे ही है, या फिर वो ऐसे जो प्रमुख कहानियाँ हैं उन्हीं में ऐसा काफ़ी जगह है। और ऐसा इसलिए है कि हम सब भी तो अपने जीवन में ऐसे ही हैं, यानी बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर कहाँ पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को मतलब ये है कि वो जिनके नाटक जो हैं जो ट्रेजेडी के रूप में खेले जाते हैं, लेकिन वो अपने नाटकों को कॉमेडी कहते थे। कॉमेडी क्यों कहते थे? इसीलिए कि उनके नाटकों में पात्र जो चाहते हैं बस चाहते रहते हैं, करते नहीं। जैसे थ्री सिस्टर्स में वो बार बार कहती रहती है कि मॉस्को जाना है, लेकिन आखिर तक नहीं जाती। और चेरी ऑर्चर्ड में जो जमींदार परिवार के लोग जो हैं वो पुराना जीवन नष्ट हो रहा है, उनका चेरी का बाग उन्हीं के यहाँ कभी भूदास रहे व्यक्ति ने खरीद लिया है, जो उनके यहाँ सर्फ था। यानी जीवन उलट पुलट हो रहा है, लेकिन इसको वो साइलेंटली देखते रहते हैं। उनको सलाह भी दी जाती है कि इसके प्लॉटिंग करके और किराए पे दे दें, लेकिन वो कुछ नहीं करते। तो उसकी जो अनिश्चितता या अनिर्णयात्मकता जो है, इसको वो कॉमेडी के रूप में भी देखते हैं। ट्रेजेडी में कॉमेडी भी छुपी होती है कि हम जो करना चाहते हैं बस ख्याल बनाते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ करते नहीं हैं। और रूस के बहुत बड़े निर्देशक स्टानिस्लावस्की, क्या नाम था उनका? उन्होंने जो है जब चेरी ऑर्चर्ड खेला तो उसको विज्ञापित किया ट्रेजेडी के रूप में। तो जाके उनसे वो लड़े भी, ये तो कॉमेडी है ये। तो जो एक कॉमेडी जो है ना, वो हम सबके जीवन में भी ट्रेजेडी के भीतर भी तो एक कॉमेडी छुपी होती है। तो आम आदमी का जीवन ऐसा ही होता है। तो इसको बिना किसी बड़े दावे के उन्होंने जैसे जीवन देखा वैसे ही देखा। सर मेरी एक जिज्ञासा है, मैम से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आपने साखालिन निर्वासन पे ज़्यादा जोर दिया था, उसको ज़्यादा रेखांकित किया था। तो क्या साखालिन अगर वो नहीं जाते तो क्या उनके रचनात्मक संसार में या कला में कोई प्रामाणिकता की कमी होती, या फिर वैसा ही उनका सृजन होता जैसा अभी है? नहीं, फिर वो किसी और तरीके से आत्मसंघर्ष करते। लेकिन जो शुरुआती कहानियाँ थी जो उनको बाद में हल्की फुल्की लगती थी, लगता था कि बस एक व्यंग्यात्मक ऑब्जर्वर या हल्के फुल्के हास्य की कहानी लिख पा रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा जो सीरियस लिखना चाहते थे। सखालिन द्वीप जाने का एक रास्ता उनको मिल गया, लेकिन ये ना मिलता तो कोई और रास्ता तलाशते। लेकिन वो निश्चित रूप से अपने आप को रिन्यू तो करते ही। मैं अलग से कुछ नहीं बोलना चाह रही, इसलिए मैं बीच बीच में एक दो लाइन बोल दे रही, दो लाइन जोड़ता इसमें। और ये मतलब हिंदुस्तान में ऐसा बहुत बड़ा तबका है जिसको सखालिन द्वीप जैसा कुछ मिला हुआ है, गिवन उपहार स्वरूप, महिला, दलित, आदिवासी। तो हम लकी है उस मामले में। ठीक है, थैंक यू, जरूरत नहीं है, अलग से नहीं है, हमारे बीच में समाज के रूप में थैंक यू वेरी मच। दूसरा माइक लगा देने एक दूसरा लगा देना। एक फोटो मैं चाहता हूँ